एक बहुत बड़े महलनुमा कमरे से वाह वाह की बहुत सी आवाज़ें आ रही थी और एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल होगी वो नाच रही थी। आसपास बैठे बहुत से लोग उसके नाच में मग्न थे। जब नाच खत्म हुआ तब वो लड़की सभी को सलाम कर अपने कमरे में जा पहुंची। कमरा आधुनिक साजो सामान से सजा हुआ था। कमरे में हल्की लाइट जल रही थी और वो लड़की धीरे से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने घुंघरू खोले तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसकी आह निकल गई और उसने कहा, यूं लहू पैरों से धीरे धीरे निकल रहा है जैसे मेरा कोई पाप आज बह रहा है। आज उन घुंघरुओं ने उसे बहुत तंग किया था। उसके पैरों में घुंघरू जैसे गड़ गए थे। उसने घुंघरू को निकाल कर एक तरफ रख दिया, फिर रुई से अपने घाव को पोंछने लगी। तभी एक लड़की उसी की उम्र की वहां आई और बोली, अरे तुम्हारे पैर में घाव हो गया है, लाओ इन्हें मैं धो देती हूँ। तो वो बोली, नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। तभी एक औरत वहाँ आई और बोली, राधिका करने दो, उसे खून निकल रहा है ना। हाँ, राधिका नाम था उस लड़की का। उस औरत की बात सुनकर राधिका बोली, ये तो रोज का ही है, निकलने दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो अधेड़ उम्र की औरत बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की बात नहीं सुनती हो, चलो सोमा यहाँ से, इसे रहने दे ऐसे ही। और वो दोनों चले गए। तभी एक और उस लड़की से थोड़ी ज़्यादा उम्र की लड़की वहाँ आई और बोली, ला राधिका मैं कर दूँ। उसने मना किया, फिर भी वो ज़बरदस्ती करने लगी और बोली, ऐसा क्यों करती हो, तुमसे कहा है ना घुंघरू को बांधने से पहले पट्टा बांध लिया करो जिससे घुंघरू पैर में ना लगे। पर तुम नहीं मानती हो मेरी बात, देखो कितने घाव हो गए। आज के बाद तुम मेरी सारी बात मानोगी। वो बोली, अच्छा दीदी, आप जो कहोगे वही मैं करूँगी, लेकिन ये तो सजा है इस कोठे पर नाचने की, आप यूँ समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ जबकि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ। एक अच्छे माँ बाप की बेटी, एक सभ्य परिवार की बेटी को यहाँ नहीं होना चाहिए, मगर जिसके पिता ने ही उसे बेच दिया हो वो भला कहाँ जाएगी और किससे कहेगी अपना दर्द। तो फिर इस दर्द को भी ऐसे ही बहने दीजिए। ये दर्द मुझे याद दिलाता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा है कि उसका सारा खून यूं ही रोज रोज मेरे शरीर से निकल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए और ये कर्ज उतर जाए। लेकिन ये उतरता ही नहीं। काश मेरे जिस्म का सारा खून एक साथ बाहर निकल पाता, उसका कोई कर्ज मुझ पर नहीं रहता। तब शायद मैं इस कोठे को अपना लेती और बाकियों की तरह यहाँ रह पाती। जैसे बाकी सब अपना जिस्म बेचकर यहाँ रहती हैं, वैसे ही मैं भी रह पाती। मुझ में किसी शरीफ कहने वाले का खून नहीं होता तो बड़ी बेगम को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होती, और ये जो चाकू मैं अपने पास रखती हूँ वो नहीं रखती। आप जानती हैं, बड़ी बेगम ने मुझे फिर बेचने की कोशिश की और इस बार भी मैंने उस आदमी का हाथ काट दिया। नहीं बता सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। जैसा पहली बार आदमी का खून किया था वैसे ही इसे भी मार देती अगर रोका नहीं होता तो। इतना कहकर राधिका रोने लगी, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा बहुत था और उसके साथ ही उसके भी आंसू बहने लगे। जिसे वो दीदी कह रही थी उसने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची, तुझ में बहुत हिम्मत है, नहीं तो इस नर्क में कोई भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता। तुम बचा रही हो, तुम बचा लो अपने आप को, भाग जाओ यहाँ से। राधिका बोली, कहाँ जाऊँगी दीदी, कोई रास्ता, कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है, होता तो चली नहीं जाती। तभी बड़ी बेगम वहाँ चली आई और गुस्से में बोली, राधिका, आज तुमने फिर से वही किया। राधिका ने भी गुस्से में जवाब दिया, जब तक आप ऐसा करोगे मैं भी ऐसा ही करूँगी। जिसको भी मेरे पास भेजोगे मैं उसे मार दूंगी। कहकर राधिका बिस्तर पर बैठ गुर्राने लगी। बड़ी बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, मगर हमेशा की तरह राधिका के आगे उनकी एक नहीं चली, तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली गईं। साथ में राधिका की दीदी को भी बुला ले गईं। राधिका की दीदी उठी, राधिका को गले से लगाया और बोली, अपना ख्याल रखना, जो मैंने कहा है वही करना। कल से घुंघरू बांधने से पहले पट्टा बांधना, बांधोगी ना बोलो। पूछकर राधिका को निहारने लगी। राधिका उसके गले से लगकर बोली, अच्छा ठीक है। फिर वो दीदी चली गई। राधिका बिस्तर पर उल्टा लेट गई और उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। राधिका अच्छे घर की मगर अनचाही संतान थी, वो भी लड़की, तो उसके पिता ने ही उसे 3 साल की उम्र में ही बेच दिया।
वो जब आई थी तब अनजान थी, लेकिन बड़े होते होते उसे सब पता चल गया। कोठे में कई और भी औरतें थीं, पर एक औरत जो बड़ी बेगम से थोड़ा कम उम्र की थी और छोटी बेगम कहलाती थी, जिसकी उस कोठे में बहुत चलती थी, उसे ने राधिका को अपनी बेटी की तरह पाला था। मगर जब राधिका 16 की हुई तो उनकी सीढ़ी से गिरने और ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। राधिका उसी को माँ बोलती थी। उसी ने जाते जाते राधिका से कहा था कि वो अच्छे घर की बेटी है, वो अपना जिस्म कभी ना बेचे। और एक चाकू जो उनके पिता की निशानी थी, उसको राधिका को देकर चल बसी। उस रात राधिका बहुत रो रही थी। तभी वहीं के एक दलाल ने राधिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो राधिका ने उसका खून कर दिया। क्योंकि राधिका छोटी थी और बड़ी बेगम की पहचान ज़्यादा थी, इसीलिए केस रफा दफा हो गया और राधिका बच गई। मगर फिर राधिका ने उस चाकू को ही अपना हथियार बना लिया। बड़ी बेगम ने उसे जितनी बार बेचने की कोशिश की, उसने ग्राहक को उस धारदार चाकू से नुकसान पहुंचा दिया और वो बच गई। कोठे में रहने वाली एक और दीदी राधिका की दीदी बन गई। उनका नाम संगीता था। राधिका अब तक बची थी, मगर आगे कितने दिन बचेगी, संगीता को सदा यही फिक्र रहती। ऊपर से राधिका का खुद को चोट पहुंचाने का जुनून। वो नाचती इतना बढ़िया थी कि उसका सिर्फ नाच देखने को लोग बड़ी कीमत चुकाते थे। इसीलिए बड़ी बेगम उसको कुछ नहीं कहती थी। मगर कब तक? राधिका की जिंदगी यूं ही चल रही थी। राधिका को पढ़ने का शौक था, तो छोटी बेगम ने उसे पढ़ाया लिखाया भी। क्योंकि उनकी वहाँ चलती बहुत थी, तो उन्होंने राधिका को हिम्मती और समझदार भी बनाया, सही गलत भी समझाया और खुद की रक्षा करना भी सिखाया। क्योंकि उनके हिसाब से राधिका उन सब से अलग थी, और ये बात राधिका ने साबित भी की थी। वो पढ़ने में होशियार, हिम्मती और निडर थी। मगर छोटी बेगम के मरने के बाद राधिका का पढ़ना लिखना और बाहर घूमना बंद हो गया। जब जिंदगी मुश्किल कट रही थी और राधिका खुद को यूं ही चोट देती रहती, जब पैर ज़्यादा घायल हो जाते तो राधिका 2-3 दिन नाचती भी नहीं, उसकी जगह कोई और नाचता। कई कई दिन तो राधिका लगातार 3 से 4 घंटे नाचती ही रहती और महफिल उठती ही नहीं। उसकी महफिल सदा भरी रहती। उसके खूबसूरत पैर पर चोट के निशान कोई देख ना ले, इसीलिए बड़ी बेगम उसका पूरा इलाज करवाती। आखिर उस पूरे कोठे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा कमाने वाली जो थी, एक दिन राधिका ने मांग की कि उसे पढ़ने दिया जाए। बड़ी बेगम नहीं मानी तो उसने अपनी कलाई काट ली। बड़ी मुश्किल से बचाई गई। आखिर बड़ी बेगम को एक टीचर करना ही पड़ा। वो टीचर उसे रोज पढ़ाने आता। एक रोज परीक्षा देकर राधिका आ रही थी, तभी किसी आदमी को जख्मी हालत में देखा। वो उसे वहीं ले आई, उसका इलाज करवाया। जब उसे होश आया तो पता चला उसका नाम रोहन था और वो 24 साल का था। उसे पता चला कि वो कोठा है तो उसने ऐतराज भी नहीं किया, बल्कि राधिका का शुक्रिया अदा किया। गाड़ी से टक्कर हुई थी और खून बहुत बह गया था, तो उसे वहीं ठहरना पड़ा। न जाने कब इलाज और देखभाल करते करते राधिका उसकी हो गई। उससे घंटों बातें करती, उसी के पास रहती, और उसके आने के बाद वो घुंघरू के नीचे कपड़ा भी बांधने लगी। संगीता दीदी ने पूछा तो बोली, रोहन जी को उसके पैर बहुत अच्छे लगते हैं, मगर उनमें घाव बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि हल्की सी चोट भी लग जाए तो वो बेकरार हो जाते हैं। संगीता को उसकी बात सुनकर बेचैनी और राधिका की फिक्र दोनों होती, क्योंकि वो जानती थी कि कोठे वालियों के चाहने वाले बहुत होते हैं, मगर मोहब्बत कोई नहीं करता। रोहन भी एक दिन चला जाएगा और राधिका हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। वही दर्द लिए जो वो सह रही थी, उसने राधिका को समझाने की कोशिश की, मगर राधिका ने एक नहीं सुनी। दिन गुजरने लगे, रोहन पूरी तरह ठीक हो गया। राधिका को रोहन के बारे में अब सब पता था। रोहन बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके घर में कोई नहीं था। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि वो किसी को भी खरीद सकता था। उसके दुश्मनों ने ही उसे दौलत के लिए मारने की कोशिश भी की थी। इतने दिन राधिका के साथ रहने और उसे जानने के बाद रोहन भी राधिका को चाहने लगा, और उसने राधिका से वादा किया कि वो राधिका को उस नरक से हमेशा के लिए निकाल लेगा। और उसने राधिका से वादा किया कि वो राधिका को उस नरक से हमेशा के लिए निकाल लेगा, और विश्वास दिलाया कि ऊंची जान पहचान और दौलत से सब मुमकिन होता है। वो राधिका को उस कोठे से निकाल लेगा, और उसने राधिका से कहा वो उसे यहाँ से विदेश ले जाएगा और फिर वो दोनों वहीं रहेंगे। अगर बड़ी बेगम ने ज़्यादा आवाज़ की
तो ये कोठा ही नहीं बल्कि ये सारे कोठे वो बंद करवा देगा। उसकी जान पहचान सब करवा सकती है। ये सारे सपने दिखा और वादे कर रोहन चला गया और राधिका रोती बिलखती इंतजार करती रह गई। दिन बीतते गए और राधिका खुशी से दुखी होती चली गई। दिन भर बस रोती रहती, उसका नाच भी बैठे लोगों को रुलाने लगा। एक दिन राधिका बेहोश होकर गिर पड़ी। पता चला राधिका माँ बनने वाली है। बड़ी बेगम ने अपना सर पीट लिया। वो किसी और का नहीं, रोहन का ही बच्चा था। इस खबर से लोगों ने राधिका का नाच देखना ही बंद कर दिया। जो लोग राधिका की एक अदा पर दिल लुटाते थे, वही अब उससे दूर भागते थे। बड़ी बेगम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे बच्चा गिराने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, मारा पीटा भी, मगर राधिका नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि वो राधिका को सदा के लिए बेच देगी। मगर कल तक जिसका नाच देखने भीड़ आती थी, आज ये जानकर कि राधिका माँ बनने वाली है, लोगों ने आना ही बंद कर दिया। इसीलिए राधिका का कोई खरीदार ही नहीं मिला। ऊपर से वो एक हड्डी का ढांचा भर रह गई थी। मगर अब भी इंतजार था आंखों में। फिर एक अमीर बूढ़ा मिला और उसने राधिका को अमीर बूढ़े को मुंह मांगी कीमत पर बेच दिया। इधर राधिका ने अपना दोबारा बिका जाना कबूल कर लिया, कुछ नहीं कहा, बस पत्थर सी चल दी उसके साथ। बूढ़े ने राधिका से शादी की और राधिका ने इसी को किस्मत मान लिया। उसने उफ तक नहीं की। उस सुहाग की रात बूढ़ा ऐसा बीमार पड़ा कि बिस्तर पर पड़ गया। राधिका अब बड़े घर की बहू थी। बूढ़े की दिन रात सेवा की, मगर वो नहीं बचा। उसे खबर भी नहीं थी कि उस बूढ़े के पास बहुत ही संपत्ति थी और उसके कोई संतान भी नहीं थी। वो अपार संपत्ति अब सब उसकी थी, क्योंकि वो उस बूढ़े की पत्नी थी। धीरे धीरे पता चला उसका कारोबार बहुत बड़ा था, मगर था बेहद कंजूस। राधिका को सारी जिम्मेदारी निभानी थी। राधिका ने बूढ़े की सारी जिम्मेदारी निभाई। उसके नाम पर अनाथालय, स्कूल और वृद्धाश्रम खुलवाए, वैश्या उन्मूलन केंद्र खुलवाए और सरकारी मदद लेकर उस सब गैर कानूनी कोठों को बंद करवा दिया। जब वो बड़ी बेगम के सामने दोबारा पहुंची तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर कहा, आज से आप यहीं रहेंगी, शुद्ध सादा जीवन जिएंगी। और हाँ, फिर से कोई गलत काम किया या किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। संगीता दीदी को अपने पास रख लिया। इसी दौरान राधिका ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रखा रागिनी। अब शहर में हर कोई मैडम राधिका को जानता था। राधिका दरिया दिली और बहुत दयालु के नाम से जानी जाने लगी। सबके सामने खुश रहती, सबकी मदद करती, ऑफिस संभालती, खुद आगे की पढ़ाई पूरी की और साथ में अपनी बच्ची को भी बड़े प्यार से पाला। वो उस बूढ़े की कंपनी की सीईओ भी बन गई। मगर इन सब के बीच राधिका की आंखों में अब भी रोहन का इंतजार था। जब भी अकेले होती तो उसकी पत्थर सी आंखें झील हो जाती। संगीता दीदी की गोद में सर रख घंटों रोती और फिर अगले दिन फिर वो राधिका से मैडम राधिका हो जाती। रोहन को कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, मगर वो नहीं मिला। राधिका की जिंदगी व्यस्त हो चली। रोहन की बेटी अब उस बूढ़े की जायज बेटी कहलाती। वक्त अब उड़ रहा था। 8 साल हो गए। राधिका अब 28 की हो गई थी और उसकी बेटी 8 साल की। एक दिन रागिनी को स्कूल में कुछ उसी के स्कूल के लड़के परेशान करने लगे तो एक टीचर ने उसे बचाया। वो और कोई नहीं, रोहन ही था। उधर राधिका अपने कामों में व्यस्त रहती और इधर रोहन हर रोज ही रागिनी से मिलने लगा। वास्तव में रोहन उस स्कूल में टीचर था, परंतु शहर का सबसे बड़ा व्यवसाय स्कूल में टीचर। ये बात कैसे और कब हुई ये सिर्फ रोहन जानता था। वो रागिनी को बहुत प्यार करता। रागिनी भी उसे टीचर अंकल कहती। घर पर रोज ही राधिका से अपने टीचर अंकल की खूब तारीफ करती। इधर राधिका जब भी उसका जिक्र सुनती उसे कुछ होश आ जाता। दिन बीत रहे थे और रागिनी और रोहन गहरे रिश्ते में बंध रहे थे। रोहन को धीरे धीरे राधिका के बारे में पता चल रहा था। वो न जाने कैसा एक अनजाना सा रिश्ता रागिनी के साथ महसूस करता था, मगर वो अब भी जान नहीं पाया था कि ये उसी की बेटी थी। रोहन ने एक दिन रागिनी से उसकी माँ का नाम पूछा तो उसने राधिका नाम लिया। तो रोहन के दिल में एक बार के लिए सोचा कि कहीं ये वही राधिका तो नहीं, मगर उसके दिल और दिमाग ने तुरंत ना कह दिया। इधर राधिका अपने कामों में लगी रहती और शाम का पूरा वक्त रागिनी के साथ बिताती। उसका वक्त और जिंदगी अब सब कुछ रागिनी ही थी। संगीता के समझाने पर राधिका ने रोहन के बारे में सोचना लगभग छोड़ दिया था, मगर कहते हैं वक्त खुद को दोहराता है
और अक्सर हमें लगता है कि जो बातें हम भूल गए वही लौटकर हमारे सामने आ जाती हैं। राधिका के साथ भी अब यही होने वाला था। रागिनी का जन्मदिन आ रहा था और रागिनी चाहती थी कि उसके जन्मदिन पर उसके रोहन अंकल भी आए। उस रोज सुबह सुबह रागिनी को राधिका ने बड़े प्यार से जगाया और गुड मॉर्निंग के साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। रागिनी बोली, मम्मा क्या मैं शाम को पार्टी में टीचर अंकल को बुला लूं? राधिका ने कहा, बुला लीजिए, पार्टी आपकी है तो आप जिसे चाहे बुला लीजिए, किंतु पार्टी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ठीक है, रागिनी ने राधिका का गाल चूमते हुए कहा, थैंक यू मम्मा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर राधिका ने रागिनी को प्यार से चूमा, उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, अच्छा अब हम चलते हैं, हमको देर हो रही है। आपको जो चाहिए आप संगीता दी से ले लेना, लव यू बच्चा। लव यू मम्मा कहकर रागिनी भागती हुई चली गई। उधर राधिका भी अपने ऑफिस चली गई। शाम हुई, पार्टी शुरू हुई। राधिका आज लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और रागिनी बहुत प्यारी। संगीता भी सबके साथ हंस बोल रही थी। रागिनी के सभी साथी और स्कूल के टीचर आए थे। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी, सब हंस रहे थे। एक तरफ हल्का हल्का संगीत बज रहा था। राधिका मेहमानों के साथ व्यस्त थी। तभी रागिनी ने पुकारा, माँ, और आकर राधिका से लिपट गई। राधिका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। रागिनी ने राधिका का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, चलो ना माँ, मेरे दोस्त से मिलिए पहले। सॉरी आंटी, मैं माँ को ले जाऊँ? वो आंटी बोली, हाँ ले जाओ बेटे। रागिनी खुश होकर बोली, शुक्रिया, और फिर अपनी माँ से बोली, चलिए। राधिका ने उनका अभिवादन किया और रागिनी से बोली, चलो बाबा। रागिनी उसे कुर्ता जीन्स पहने, चेहरे को बिखरे बालों और लंबी दाढ़ी मूंछों में छुपाए एक शख्स के पास ले गई और बोली, माँ, ये है मेरे दोस्त, और दोस्त ये है मेरी प्यारी और खूबसूरत माँ। राधिका ने नमस्कार किया और चेहरा गौर से देखा। पहली बार में तो वो पहचान नहीं पाई। उधर रोहन ने उसे झट से पहचान लिया। वो कोशिश करने लगा कि राधिका उसे ना पहचाने, मगर उसे देखकर ही राधिका का दिल धड़कने लगा था। अस्त व्यस्त हालत में भी वो चेहरा उसे आकर्षित कर रहा था, उनकी धड़कन बढ़ा रहा था। तभी केक आ गया और राधिका को रागिनी खींच कर ले गई, मगर राधिका पलट कर देखती रही और रोहन ने यूं दिखाया जैसे वो जानता ही नहीं। केक कट गया, सब में बट गया। पार्टी में रंग भरने लगा, लोग नाचने लगे। कोई राधिका का हाथ पकड़ उसे भी नाचाने ले गया, मगर राधिका की निगाह रोहन पर ही लगी थी। वो डांस कर रही थी, हंस रही थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर में रोहन को ही खोज रही थी। कैसे वो चेहरा भूल सकती थी जो उसके जीने की वजह हुआ करता था, जो आज भी उसके दिल में यूं बसा था जैसे उसकी धड़कन तक उससे जुड़ी हो। वो जरा भी इधर उधर होता राधिका उसे ढूंढ रही थी। रोहन कोशिश कर रहा था उससे बचने की, उसने तो उससे नजर भी नहीं मिलाई थी। राधिका ने रागिनी को पास बुलाकर उसके सर का नाम पूछा और जैसे ही उसने रोहन नाम बताया वो लड़खड़ा सी गई। संगीता पास ही थी, उसने उसे पकड़ा। उसने बड़ी बेचारगी से संगीता की तरफ देखा, फिर रागिनी को गोद में उठा सीने से लगा लिया और उसकी आंख भर गई। वो रोहन से मिलना, बात करना चाहती थी। उसकी हालत ऐसी क्यों थी, जानना चाहती थी। उसने यही सोच रागिनी को प्यार से चूमा और बोली, आप पार्टी एंजॉय कीजिए बच्चा। रागिनी भी प्यार से माँ को प्यार दे चली गई। राधिका ने संगीता से आंखों में कुछ कहा। संगीता ने मुंडी हिलाई और फिर राधिका ने रोहन को खोजा, मगर वो कहीं भी नहीं मिला। उसने बाहर खड़े दरबान से पूछा तो उसने कहा, जी वो छत की तरफ गए हैं। राधिका ने खुद को संभाला और छत की ओर चल दी। उसकी धड़कनें संभल नहीं रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें तो भरा तालाब हो गई थी, ओठ भी थरथरा रहे थे। उसने खुद को फिर से संभाला और छत पर गई। जब पहुंच गई तो इधर उधर देखा। इतने बड़े घर की छत के एक तरफ रोहन खड़ा था। वो उसकी ओर बढ़ चली, फिर कुछ दूर रुककर नाम पुकारा। कांपती आवाज में मुंह से निकला, रोहन। रोहन ने पलट कर देखा, सामने राधिका खड़ी थी। उसका जी तो हुआ उसे बढ़कर गले से लगा ले, पर कुछ सोच वो रुक गया और उसे देखता ही रह गया। इधर राधिका ने जब रोहन के चेहरे पर पहले वाली खुशी देखी, जो अक्सर तब आती थी जब राधिका उसके सामने होती थी, तो उसका भी जी चाहा कि वो उसकी बाहों में सिमट जाए। बहुत दिनों बाद आज जो तुम मिले तो महसूस किया कि हम सच में जिंदा हैं, मगर खुद को मुश्किल से रोकने में वो कांप उठी और लड़खड़ा गई।
रोहन के मुंह से आवाज निकली, राधिका। राधिका मुस्कुराई और रोहन को देखा, फिर बोली, मतलब भूले नहीं हो मुझे? रोहन ने कहा, कोई सांस लेना भी भूलता है क्या? तुम सोच सकती हो मैं भूल गया, मगर सांस लेना भी भूलता है कोई? राधिका ये सुनकर नहीं संभल पाई और दौड़कर रोहन के गले से लग गई। रोहन ने भी जोर से बाहों में भर लिया। दोनों काफी देर तक रोते रहे। नीचे पार्टी का हंगामा और ऊपर आंसुओं का शोर था, पर ये आवाज कंधों को गीला कर रही थी, दिल की गहराइयों में दब रही थी और सालों से दबे तूफान को बाहर ला रही थी। काफी देर रोने के बाद राधिका ने रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया। रोहन ने उसके आंसुओं को पोंछा और फिर राधिका बोली, रोहन ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है और ये सब क्या है? और फिर सवालों की झड़ी लगा दी। रोहन उसे गौर से देख रहा था और राधिका बिना रुके बोले जा रही थी। उसका हाथ रोहन के हाथों में था। जब देखा राधिका रुक नहीं रही तो रोहन जोर से हंसा और उसका हाथ दबाया। राधिका रुकी और उसने रोहन को देखा तो रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अपने बारे में कहो ये सब। सच तुम्हें इस तरह देख बहुत खुश हूँ। हमेशा चाहता था तुम्हें ये सब मैं दूँ और तुम्हें मिल गया। बताओ राधिका, और कितने दर्द और तकलीफ दे गया तुम्हें ये तुम्हारा रोहन? राधिका ने बिना रुके सारा कुछ कह दिया, मगर ये छुपा लिया कि वो माँ बनने वाली थी और उसकी गोद में सर रखकर रोती रही। फिर अपने आंसू पोंछे और रोहन से उसके दिल का हाल पूछा। उसके आंसू देख वो इतना तो समझ गई थी कि रोहन गलत नहीं है, मगर इससे पहले कि रोहन जवाब देता, उसका नाम पुकारते संगीता वहाँ आ गई। वो जल्दी से संभली और आगे बढ़ी। फिर संगीता ने पूछा, हाँ दीदी, कुछ काम था? संगीता ने रोहन को पहचान लिया था। उसने पूछा, कैसे हो रोहन? रोहन ने भी जवाब दिया, ठीक हूँ दीदी। फिर राधिका से बोली, चल अभी नीचे, रागिनी परेशान हो रही है, बहुत मुश्किल से बहलाया है और रोहन जी रागिनी आपको भी ढूंढ रही है। संगीता की बात सुन दोनों नीचे आ गए। रागिनी ने जैसे ही उनको साथ देखा तो बोली, माँ आप सर के साथ में थे? राधिका ने कहा, बच्चे आपके टीचर से हम बात कर रहे थे, इन्होंने हमें बताया कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। हम तो सुनकर खुश हो गए। इतना कहकर राधिका मुस्कुरा दी। रागिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई और राधिका के गले से लग गई। फिर राधिका से अलग होकर रोहन की गोद में आ गई। रोहन ने भी उसे गोद में उठा लिया। रागिनी बोली, थैंक यू दोस्त, आप बहुत अच्छे हैं। रोहन ने उसे भी प्यार से कहा, आप जो इतने प्यारे हो दोस्त। राधिका ये देख खुश हुई कि उसकी बेटी की दोस्ती और करीबी उसके पिता से इतनी अच्छी है। उसके बाद राधिका की और रोहन की बात नहीं हो पाई। राधिका व्यस्त हो गई और रोहन चला गया, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आया था, मगर रोहन के साथ उसका वक्त अच्छा गुजरा था। न जाने कितनी बार निगाहें चार हुई, न जाने कितनी बार क्या कहा, ना कोई समझा ना कोई जाना, मगर निगाहों ने एक दूजे को भला ही जाना। पार्टी खत्म हुई। फिर रागिनी को सुलाने के बाद वो अपने कमरे की जगह संगीता के कमरे में गई। संगीता बेड पर बैठी थी। राधिका ने खुशी में जोर से संगीता को बाहों में भर लिया, फिर उसकी गोद में लेट गई। कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा रही थी। रोहन के गले से लगने का एहसास उसमें खुशी भर रहा था। तभी अचानक उसकी आंख भर गई। वो जल्दी से पलटी और संगीता की गोद में छुप गई और रोने लगी। संगीता समझती थी, इसीलिए अभी तक कुछ नहीं कहा। उसके बालों में उंगलियां फिराती रही, मगर जब वो रोने लगी तो बोली, रो ले, बहुत दिन हो गए तुझे ऐसे रोए हुए। जान रही हूँ क्या महसूस कर रही है, मगर एक बात पूछे? राधिका ने आंसू पोंछकर दीदी को देखते हुए कहा। हाँ पूछिए दीदी। संगीता ने पूछा, क्या तुमने रोहन को रागिनी के बारे में बता दिया? राधिका उठकर बैठ गई और संगीता का हाथ थामकर बोली, नहीं दीदी, भले ही मैं आज भी रोहन से प्यार करती हूँ और उसकी हर गलती के लिए उसे माफ़ कर सकती हूँ, भले अनजाने में की हो या जानकर, मगर रागिनी के मामले में नहीं। उसके मामले में मैं नहीं चाहती कि उसके दिल को कोई भी चोट लगे। मैं क्या थी क्या हूँ उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं रोहन की राधिका से पहले अब एक माँ हूँ। कोई भी फैसला जो रागिनी से जुड़ा होगा मैं माँ बनकर लूँगी, रागिनी की माँ बनकर सोचूंगी। इसीलिए नहीं चाहती थी रोहन को पता चले कि रागिनी उसकी बेटी है। उनके बीच जो ये दोस्ती है वही ठीक है, बस वही रहे। संगीता ने राधिका की बात सुनी तो बोली, तू हमेशा से इतनी समझदार है,
मगर अब मेरी राधिका सच में बड़ी हो गई। मुझे जो भी फिक्र थी या जो आई थी रोहन और रागिनी की नज़दीकी को देखकर, उससे भी अब मैं मुक्त हो गई। मेरी राधिका सब संभाल लेगी। राधिका ने ये सब सुनकर कहा, आपकी राधिका अब संभाल लेगी, पर राधिका को तो आपको ही संभालना होगा। इतना कहकर वो दोबारा संगीता की गोद में लेट गई। इस बार हंस रही थी। संगीता बोली, क्या रे, मैं तेरी दीदी हूँ या माँ, जो हर वक्त मेरी गोद में घुस जाती है? तो वो बोली, आप मेरी माँ जैसी दीदी हो, कहकर संगीता के हाथ को चूम लिया। संगीता ने भी उसका हाथ पकड़ चूम लिया। तेरी इस दीदी की बस यही तमन्ना है। राधिका सोच समझकर आगे बढ़ना बहना संगीता बोली, अच्छा जी, फिर रागिनी को जवाब कौन देगा? वो तो बोलेगी, बड़ी माँ आप माँ को डांटते भी हो। राधिका ने कहा, हाँ दीदी, और अगर गलती की तो आप होना समझा देना, ना समझी तो दो लगा देना। इतना कहकर दोनों साथ में हंसने लगे। फिर संगीता ने कहा, अच्छा कुछ पता चला? रोहन के साथ ये सब क्या हुआ है? और वो इतना अमीर था, कोट के अलावा कभी कुछ पहनता नहीं था, और अब मामूली सा कुर्ता। राधिका ने कहा, नहीं दीदी, अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे पता करूँ, जाकर मिल ले उससे, और जो सवाल है उनके जवाब पाले। संगीता ने कहा। राधिका दीदी की बातें सुनकर चुप हो गई और उन्हीं की गोद में सो गई। इश्क का शायद ये अंतिम दरिया था जो राधिका को पार करना ही था। उसके उस छोर पर उसकी जिंदगी खड़ी थी, क्योंकि अब तक जो जी रही थी वो उसके लिए एक जिंदा लाश के जैसी गुजरी थी। एक बेटी, वो भी पिता से महरूम, उसके बहुत से सवाल के वो जवाब नहीं दे पाती थी। वो इंसान जो उसकी बेटी का पिता कहलाता था, उसके बारे में वो जानती ही कितना थी, जो बताती, और उसके पिता जिसकी वो बेटी थी, उसके बारे में भी बहुत कम जाना था। पता भी नहीं था इतने साल वो जिंदा था या नहीं। अब मिला भी तो सब कुछ बदल गया था। सुबह राधिका जब उठी तो रागिनी स्कूल को जा चुकी थी। इतने सालों में पहली बार हुआ था जब राधिका इतनी देर तक सोती रही थी। जब संगीता ने जगाया तब भी बोली, दीदी थोड़ी देर और। संगीता बोली, अच्छा सो ले, बहुत सालों बाद तो तुम इस तरह सोई हो। राधिका किसी बच्ची की तरह संगीता की गोद में घुस गई। संगीता ने उसके बालों को समेटा जो उसके चेहरे पर आ गए थे, और उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मेरी बिटिया पर इश्क का रंग खूब चढ़ा है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। राधिका थोड़ा मुस्कुराकर और शर्माकर बोली, क्या दीदी आप भी बस। फिर उठकर बालों को समेटते हुए दोनों बाहों को खोलकर नरम नरम धूप अपनी बाहों में भरने लगी, और फिर पलटकर बोली, सच दीदी, जब उनको देखा तो तड़प गई थी। जी किया गुजरा सब भूलकर उनकी बाहों में समा जाऊं, पर ये कमबख्त नजरें उन्हें देखती रही और ये लफ्ज शिकायत करते रहे। संगीता बोली, एक बार जान लो कि हुआ क्या था। आज भी मोहब्बत रोहन को है कि नहीं? राधिका ने कहा। जी दीदी। उसके बाद संगीता अपने काम निपटाने लगी। राधिका ने रोहन का नंबर मिलाया। इत्तेफाक से रोहन ने उठा लिया और वो जल्दी से बोला, स्कूल में हूँ, 3 बजे के बाद जहाँ कहो वहाँ मिलूँगा, मुझे मैसेज कर देना बस। राधिका ने कुछ सोचा और फिर एक बच्चों के पार्क का नाम मैसेज कर दिया। 3 बजे तक का वक्त राधिका पर बहुत भारी गुजरा। काम इतना होते हुए भी उसने कोई काम नहीं किया, सब कल पर टाल दिए। घड़ी में 3:15 बजाए वो रागिनी को स्कूल लेने गई और वहीं से रोहन और रागिनी के साथ पार्क में पहुंची। रागिनी तो खेलने में व्यस्त हो गई, संगीता जो थी उसके साथ में। दोनों पास बड़ी बेंच पर दूर दूर बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फिर राधिका ने पूछा, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे और अब स्कूल टीचर क्यों? रोहन ने कहा, हम दोनों के हालात बदल गए। खैर तुम सुनना चाहती हो तो बताता हूँ। तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हें किस हालात में मिला था? तुमने मेरी जान बचाई, इतनी सेवा और प्यार दिया कि मेरे जैसा बिगड़ा हुआ इंसान सुधर गया और तुमसे प्यार करने लगा। राधिका ये सुनकर चौंकी तो वो बोला, चौंको मत, शांत होकर सुनो। तुमसे प्यार करता था और चाहता था कि तुम्हें उस नरक से निकाल लूं। उस वक्त मुझे लगता था पैसे से सब मुमकिन है। पिता की धन दौलत का मालिक जो था, इस वजह से बिगड़ गया था। शराब और कबाब, रात को डिस्को, ये सब आम था मेरे लिए। मगर ये भी सच है कि लड़कियों को मैं भला मानता था, सर की आफत। इसीलिए उनके नज़दीक जाना तो दूर की बात, उनकी बेइज्जती कर देता।
या उनसे बात करना भी शोभा नहीं देता था मुझे। दुनिया पैरों की जूती पर रखता था, इसी में मैं बाकी और चीज़ों से अनजान रहा। एक दिन पता लगा दौलत के चक्कर में उनके पार्टनर ने उनको जान से मार दिया था। जानकर इतना गुस्सा आया कि मैं उनके घर बिना कुछ सोचे समझे जो सबूत हाथ आए उन्हें लेकर चला गया। उन्होंने अपने गुंडों से उसी वक्त मेरी पिटाई करवा दी। जब मैं बेहोश हो गया तो उन्होंने वो सबूत मिटा दिए और मुझे बीचों बीच सड़क पर फिकवा दिया, जिससे कोई गाड़ी आए और मुझे खत्म कर दे। मगर तुमने उस दिन मेरी जान बचा ली। जब वापस अपने घर गया तो पता चला सिर्फ 20 दिन में मैं बर्बाद हो चुका था। पिताजी के पार्टनर ने सब हड़प लिया और ये साबित कर दिया कि पिताजी ने सारा कर्जा लिया था, जिसके कारण कोर्ट ने सब हड़प लिया। उसके बाद बहुत भटका, किसी तरह नौकरी की, पढ़ा लिखा तो था, तो बच्चों को पढ़ाने लगा और फिर टीचर बन गया। गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगा, पर सर में दो बातें घूमती थी, तुम्हें वहाँ से निकालना है और पिताजी के गुनहगार को सजा दिलानी है। ये सब तुमको बताना चाहता था, पर तुम्हारी उस मोटी ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। वो जानती थी मैं बर्बाद हो गया हूँ। राधिका को आज लगा कि किस तरह उस औरत ने उसके साथ खेल खेला था। रोहन आगे बोला, फिर किसी तरह सबूत जुटाए और तुमसे मिलने की कोशिश जारी रखी, मगर उसने कह दिया तुम दूसरे शहर चली गई और जगह का नाम भी नहीं बताया। मैं हार गया था, दिल टूट गया था, तो उस पार्टनर को सजा दिलाना अपना लक्ष्य बना लिया। आखिर 4 साल बाद मुकदमा लड़ने के बाद में उनको सजा दिलाने में कामयाब हो गया, मगर संपत्ति उनकी कुड़की में चली गई। ऐशो आराम सब बैंक के हाथों नीलाम हो गई थी। उसके बाद जिंदगी जीने का कोई कारण नहीं था। मगर एक दिन रागिनी से मिला। वो मुझे स्कूल में नहीं बल्कि स्कूल के रास्ते पर मिली थी। उसकी बस खराब हुई तो वो लोग पुल पर थे और पुल के नीचे मैं अपनी जान देने जा रहा था और रागिनी ने देख लिया और उसने शोर मचा दिया। मैंने छलांग लगा दी, मगर उन लोगों ने बचा लिया और तुम्हारे घर पहुंच गया। एक बार तुमने और एक बार तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बेटी है। उसके बाद मैं उससे उसके स्कूल में मिला। मेरी उसके स्कूल में नियुक्ति जो हुई थी, और पता नहीं क्यों पर उससे जुड़ता चला गया। उससे कभी उसके माता पिता के बारे में नहीं पूछा। मैं नया था इस शहर में, मगर तुम्हारे बारे में जान गया। पता लगा मेरी राधिका इस शहर की सबसे दयालु और अमीर हस्ती है। एक बूढ़े से शादी हुई उसकी। समझ गया था तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। जिंदगी ने तुम्हें मिलाकर भी बहुत दूर रखा था। फिर रागिनी के जन्मदिन पर तुम्हें देखा। मालूम नहीं था कि वो किसका घर है। पता होता तो शायद कभी नहीं आता, तुमसे नज़र भी नहीं मिलाता। तुम्हें सपने दिखाकर सारे सपने तोड़ दिए थे। तुम्हें बिकने के कगार पर ले आया था। खुद की नज़रों में गिर गया था, कैसे नज़र मिलाता। मगर किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। और देखो आज बहुत हिम्मत करके तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये सब सुना रहा हूँ। इतना कहकर उसने राधिका की तरफ देखा। राधिका की आंखें ये सब सुनकर बरस रही थी। रोहन ने कहा, मत बहाओ राधिका मेरे जैसे के लिए आंसू। जानती हो अब तो उम्र भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। ये सुनकर राधिका बोली, ये क्या कह रहे हो। उसने इतनी जोर से कहा कि संगीता और रागिनी भी उधर आ गए और सब उन्हें देखने लगे। वो शांत हुई तो वो रागिनी से बोला, कुछ नहीं हुआ बेटे, एक कीड़ा देखकर तुम्हारी माँ डर गई थी, आप इसे ले जाइए। फिर राधिका को देखा और बोला, शांत हो जाओ, बैठो राधिका। वो जब बैठ गई तो वो बोलने लगा, शराब पीता था तो किडनी दोनों खराब हो गई और साथ में खून का कैंसर भी हो गया। बहुत देर बाद पता चला, तब तक मेरी अंतिम स्टेज आ गई थी। सिर्फ 1 महीना है राधिका मेरे पास, उसके बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। राधिका ने ये सब सुना तो दौड़कर घर को वापस चली गई। संगीता को फ़ोन कर कहा कि रागिनी को ले आए। जब संगीता ने पूछा तो उसने सब बता दिया और बोली, वो रोहन को कुछ नहीं होने देगी। और उसने देश विदेश के हर डॉक्टर को रोहन को दिखाया। उसकी रिपोर्ट दिखाई, मगर हर जगह से बस इनकार मिला। रोहन ने समझाने की कोशिश की उसे, पर वो नहीं मानी। एक दिन रोहन बोला, मत करो ये सब, तुम रागिनी के लिए जियो। मैं बीता कल हूँ और रागिनी आने वाला कल। तो राधिका एकदम से बोल पड़ी, उसका कल भी तुमसे ही है, बेटी है वो तुम्हारी।
रोहन ये सुनकर झटका सा खा गया, थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहा। फिर राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, एक वादा करो मुझसे आज राधिका, अगर तुमने मुझसे जरा सा भी प्यार किया है तो तुम ये सच्चाई रागिनी को कभी नहीं बताओगी। राधिका कहो हाँ, और उसका हाथ अपने सर पर रख दिया और बोला, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। राधिका रोहन के सीने से लग गई और थोड़ी देर उसके सीने से लगकर रोती रही। आज रोहन भी रोता रहा और फिर रोहन बोला, वादा करो राधिका। राधिका ने रोते हुए वादा किया और फिर वो मुस्कुराया और बोला, राधिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसका चेहरा हाथों में लिया, उसका माथा चूमा, उसे गले से लगाया और अंतिम सांस ली और उसकी बाहों में झूल गया। राधिका ये देख पत्थर सी हो गई। थोड़ी देर उसे बुत की तरह देखती रही, फिर उसे आराम से बिठाया और तभी संगीता का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया, खुद को फिर पत्थर बनाया और बोली, रोहन नहीं रहे, और फ़ोन काट दिया। फिर अपने सचिव को फ़ोन किया और रोहन का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजाम करने को कहा और उसके घर से तेज कदमों से निकल पड़ी। अभी जिंदगी की परीक्षाएं बाकी थी। वो मोहब्बत की परीक्षा में पास होकर भी फेल हो गई थी और जिंदगी की न जाने कितनी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थी। ये है जिंदगी की परीक्षा देने वाली राधिका, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही पता नहीं कितने उतार और चढ़ाव देख लिए थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।